नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड आदाब। सभी लोगों के लिए हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार का। मेरा नाम है स्टैन सरावो एंड मैं बिजनेस कोच हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 26 साल से इस इंडस्ट्री में अलग अलग रोल्स मैं प्ले कर रहा हूँ। और आज एक खास दिन है, वीकेंड है, सैटरडे है। क्योंकि एजुटेक में हमारे जितने भी वेबिनार्स होते हैं वो मंडे से फ्राइडे होते हैं, लेकिन आज वो वेबिनार हो रहा है सैटरडे। और कल भी और एक धमाकेदार वेबिनार होगा, यानी कि डबल धमाका इस वीकेंड में होगा। लेकिन ये हफ्ते का आखिरी दिन ही नहीं, ये महीने का आखिरी दिन भी है, यानी कि 31 मई 2025 इज द लास्ट डे ऑफ दिस कैलेंडर मंथ। और अब जितने भी लोग जो एजुटेक के साथ एज इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट के तौर पे जुड़े हैं, तो आपको पता है बिजनेस डेवलपमेंट बोनस और रॉयल्टी बोनस अचीव करने के लिए भी आज आपका डेडलाइन है। लेकिन उसके लिए टाइम है, इट्स 11:59 या 12 बजे तक। लेकिन अभी अगले 1 घंटे में हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे या एक तरीके का इंटरव्यू करेंगे, तो जिसमें एक खास व्यक्ति से आपकी मिलाने की हमारी कोशिश रहेगी। और आज है वो स्पेशल एपिसोड ऑफ एजुटेक का चैंपियन ऑफ द मंथ, यानी कि अपने काम से, अपने लीडरशिप स्किल से जो अपने टीम को लीड करके सक्सेस पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग चुनते हैं महीने में एक ऐसा व्यक्ति। और ये एक्चुअली सेकंड एपिसोड है। इसके पहले ऑलरेडी एक चैंपियन ऑफ द मंथ एजुटेक ने आप सभी लोगों को सादर किया हुआ है। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपको आज मिलाना चाहता हूं जो करीबन 15 साल से भी ऊपर से एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हैं, यानी कि ही इज अ वेरी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। उन्होंने अपना टीम को बिजनेस करते हुए टीम को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया और उसका उस टीम का नामकरण किया एज योद्धा ग्रुप, यानी कि एक वॉरियर, एक योद्धा के सोच से बिजनेस में भी वही सोच के साथ वो अपने मंजिल तक आगे जाने के लिए वो ग्रुप का उन्होंने नाम रखा योद्धा ग्रुप। तो वो योद्धा ग्रुप के फाउंडर हैं, टीम लीडर हैं। एजुटेक में उनकी जब भी एंट्री हुई, वहां पे जो भी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हुआ, तो उसमें से वो एक सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर भी हैं। एजुटेक का कॉम्पनसेशन प्लान आप समझते हैं, तो उसमें एक पड़ाव पहुंचने के बाद में, एक पर्टिकुलर रैंक पहुंचने के बाद में, यानी कि आप डायरेक्टर बनते हैं तो आप रॉयल्टी अचीवर भी बनते हैं, तो वो रॉयल्टी अचीवर बने। जो रीजनल डायरेक्टर बनने से वो सेकंड रॉयल्टी अचीवर भी बने। और जो नेक्स्ट जो जोनल डायरेक्टर हैं, वो अचीव करने के बाद में वो ट्रिपल रॉयल्टी अचीवर भी बने। एजुटेक अपने सेल्स फोर्स को या जो भी कंपनी के साथ जुड़ के कंपनी का विजन या मिशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं, उनका एजुटेक का एक कोर कमिटी होती है और वो कोर कमिटी के भी वो मेंबर हैं। और वो आज एजुटेक के फर्स्ट एंड ओनली वन नेशनल डायरेक्टर हैं। ये रैंक उन्होंने अचीव किया लास्ट मंथ में। इसी के बदौलत वो आज बन गए हैं एजुटेक के चैंपियन ऑफ द मंथ। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू, आपके सभी के डिजिटल क्लैप्स या आपके वेलकम जो फीलिंग है उसके साथ मैं आज आज आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। एंड आई लाइक टू वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर विनायक शिरोले सर। सो विनायक शिरोले सर, आपका इस पॉडकास्ट में, इस चैंपियन ऑफ द मंथ के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चैंपियन ऑफ द मंथ सबको हम लोग नहीं कहलाते हैं, उसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ही आप बनते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, आपके फीलिंग्स कैसे हैं? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि ये मौका आपने आज मुझे दिया है। चैंपियन ऑफ द मंथ ये बहुत बड़ा किताब है और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि आप अभी बात कर रहे हैं कि एजुटेक की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दम तो दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपका परफॉर्मेंस दिखेगा और परफॉर्मेंस दिखने के बाद ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके लाइफ में कि एक मौका मिलेगा चैंपियन ऑफ द मंथ। मतलब हर पूरे मंथ में
जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया उसके लिए किताब है, और आपने वो बहुत ही सही ढंग से और इस सिस्टम के साथ हमको जोड़ा है। और सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारे कंपनी के सर्वे सर्वा जिनकी बदौलत यह अपॉर्चुनिटी हमारे जिंदगी में आई है, ऐसे हमारे नीलेश खेड़ेकर सर। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ें आप हमें सिखाने का प्रयास करते हैं वो 100% अंदर डालने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। तो एज अ बिजनेस मेंटोर, बिजनेस कोच, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका भी बहुत तहे दिल से थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज ये मौका मिला है। और ये मौका मिलने का मैं बहुत मतलब नसीब वाला समझता हूँ। लेकिन नसीब के ऊपर कुछ होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। ये भी मैंने पिछले 30 महीने का मेरा ये तजुर्बा है। लास्ट 30 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं एजुटेक के साथ मेरे आज ही, क्योंकि 1 जान 2023 को मैंने एजुटेक स्टार्ट किया था। और बहुत ही अच्छा जर्नी रहा, बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेहनत, वो प्रयास करने के बाद जो सक्सेस मिलता है तो बहुत अच्छा फीलिंग है। और मेरे ग्रेट गुरु जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मुझे दिखाया, ऐसे बबन जी वायकर सर, और जिनकी बदौलत ये मौका मुझे मिला, ऐसे मेरी टोटल टीम योद्धा और पूरा कंपनी मैनेजमेंट ऑल ईसीसी, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनकी सबकी सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सर। विनायक सर जहाँ पे भी जो भी काम करते हैं तो वहां पे लीडरशिप लीडरशिप दिखाते हैं, लीडर ही बनते हैं, अचीवर बनते हैं, ये तो सबको पता है। तो हर बार जब आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका रैंक, आपका अचीवमेंट, आपका इनकम, पता नहीं, ऐसे चीजें हम लोग डेफिनेटली सुनते हैं और आगे भी ये और बढ़ेगा। लेकिन आज का पॉडकास्ट या आज का जो इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि हम लोग उस विनायक शिरोले को जानना चाहते हैं जिसकी स्टोरी शायद कम लोगों ने सुनी है। आपकी मैं पूछना चाहता हूँ आपकी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका शुरुआती एजुकेशन दौर कहाँ रहा, क्या आपने पढ़ाई की, और उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, एजुटेक कंपनी की बात करेंगे। तो विनायक शिरोले एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, विनायक शिरोले कौन है? अ, विनायक शिरोले मतलब 20 सितंबर 1983 को मेरा जन्म हुआ। और मैं एक किसान का लड़का हूँ, किसान का बच्चा हूँ। मेरे माता पिता जी गांव में रहते हैं। प्रॉपर मैं महाराष्ट्र से अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तहसील है संगमनेर, और छोटा सा एक गांव है हमारा। और वो गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ, और मेरा पढ़ाई भी जो हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, मतलब जिला परिषद स्कूल बोलते हैं गांव में। तो ऐसा एक स्कूल में 4 स्टैंडर्ड तक मेरा पढ़ाई हुआ। उसके बाद मेरे माता पिताजी ने, ऐसा उनको लगा कि मेरा बड़का लड़का स्कूल में बहुत होशियार है, क्योंकि मेरा फर्स्ट रैंक आया था 4 स्टैंडर्ड में, मुझे याद है। तो वो 92 की बात है। 83 को मेरा बर्थ हुआ, 92 को मेरा 4 स्टैंडर्ड का एग्जाम देके मेरे मम्मी पापा ने सोचा था कि मेरा लड़का आगे जाके बड़ा बने, कुछ अच्छी पढ़ाई ले। इसलिए मुझे उन्होंने पूना भेजा। महाराष्ट्र के अंदर पूना नाम का शहर, जहाँ से हमारी कंपनी का भी निर्माण हुआ है। उस पूना के अंदर बोला जाता है कि एजुकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू उस टाइम पीरियड पे दिया जाता था, अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो जमाना, मतलब करीबन मुझे याद है कि 32 साल पहले की ये कहानी, जब मैं पूना निकला था खुद के फ्यूचर को और करियर को बनाने के लिए। मेरे मम्मी पापा की एक ही सोच थी कि मेरा लड़का आगे जाके इंजीनियर बने, और कौन सी भी कंपनी में जाके उसको जॉब मिले। सो ये थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने मुझे भेजा था, क्योंकि अनपढ़ माता पिता को ये नहीं पता होता कि मेरा लड़का आगे जाके बिजनेसमैन बने। उनको यही सोच होती, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के साथ जब हम कौन से भी प्रोग्राम में जाते हैं तो पता चलता है कि यार इसका इसका लड़का इंजीनियर हुआ है, और उसको टेल्को कंपनी में, बजाज कंपनी में बहुत अच्छा जॉब मिला है। तो ये सोच के साथ उन्होंने मुझे भेजा था पूना। और पूना आने के बाद मेरी बड़ी सिस्टर, जो मेरे से 13 साल बड़ी है, उनके घर में मैं रहने लगा। उनका भी बहुत एडजस्टमेंट वाला जिंदगी था, मेरा जीजा जी और मेरी बहन, मतलब एक 10 बाय 10 के छोटे से खोली में रहते थे। एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज वाला जिंदगी। तो मेरे पापा ने मुझे बता के भेजा था यहाँ पे पूना में कि देख, तेरे को अगर तेरा एजुकेशन करना है तो तेरे को काम भी करना पड़ेगा, और काम करने के बाद जो पैसा आएगा उससे तेरे को फीस वगैरह सब सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी तो उतनी ताकत नहीं कि मैं तेरे को यहाँ से पैसा भेजूं, और तेरी दीदी की भी वो ताकत नहीं कि वो तेरे को एजुकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड करे। तो ये सारी चीजें तेरे को ही करनी है। ये सोच के साथ में पुनः आया था। तो दूसरे ही दिन मेरे दीदी ने एक शॉप के अंदर, जो डेयरी शॉप होता है, मिल्क का शॉप होता है, और वहां से दूध का डिलीवरी होता है बंगलोज के अंदर या शॉप्स के अंदर और छोटे छोटे दुकानों के अंदर। तो ऐसा काम करने को मैंने स्टार्ट किया, और वहां से जो पेमेंट आता था उससे मैं फीस वगैरह सब पेड करता था, भरता था। 10वीं तक का एजुकेशन मेरा कंप्लीट हो गया एक सादे स्कूल में, सरस्वती विद्यालय करके एक स्कूल है यहाँ पे पिंपरी चिंचवड़ में, पुणे के अंदर।
और वो छोटे से स्कूल में मैंने पढ़ाई की 10वीं तक। 10वीं को अच्छे मार्क्स आए। फिर मुझे घर वालों ने जो मेरे माइंड के अंदर डाला था कि तेरे को इंजीनियर बनना है, तो फिर मुझे डिप्लोमा को एडमिशन लेना पड़ा। तो डिप्लोमा को एडमिशन लेने के बाद 3 साल का वो पढ़ाई कंप्लीट करके मैं ऑटोमोबाइल डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियर बना। फिर उसके बाद आता है बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन वो नहीं कर पाया मैं, क्योंकि वो घर की परिस्थितियाँ वो ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ पे डोनेशन 1 लाख 2 लाख 3 लाख भर सकूँ। तो फिर उसके बाद मुझे 11वीं 12वीं वापस मैंने किया। 10वीं के बाद डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद फिर 11वीं 12वीं किया, वोकेशनल कोर्स किया, और मैं मेरे कॉलेज में फर्स्ट आया था तभी 12वीं में। और उसके बाद क्या करना, इसलिए मैंने बीए भी किया और फिर उसके बाद एमए भी किया। तो 17 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ऐसा करीबन मेरा 20 साल का एक एजुकेशन तजुर्बा, एक करियर है। और उसको लेके फिर मार्केट में घूम रहा था। लेकिन उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो सेटिस्फैक्शन मुझे जॉब के अंदर कभी मिला ही नहीं। और मैं एक जगह पे कभी टिका ही नहीं, तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए था, ऐसा मेरा सोच था। क्योंकि 32 साल पहले जो सोच के लेके मैं पुणे आया था, तो माता पिता की सोच थी कि इंजीनियर बने और कौन सी भी कंपनी में जॉब करे। तो मैं जैसे भी नामक कंपनी है पुणे के अंदर, वहाँ पे एज अ सेल्स इंजीनियर मैं जॉब भी किया 7 8 साल। वहाँ से मुझे जो पेमेंट आता था उसमें एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज वाला जिंदगी मैंने जिया है। और चौल में रहता था। मतलब करीबन 14 साल में दीदी के घर में चौल में रहा। उसके बाद शादी भी हुआ। उसके बाद वो भी जिंदगी जिया है मैं चाल के अंदर, लेकिन सोच बड़ी थी, कुछ तो अलग करना चाहिए था, ऐसा सोच मेरा हमेशा था। और करीबन एक 12 13 साल पहले मैंने सवाल खुद को पूछ लिए थे कि मैं मेरा गांव छोड़ के पूना क्यों आया हूँ। और ये सवालों के जवाब मुझे जब मिले, तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आने का। तो एक कॉमन मैन की जिंदगी, आम इंसान की जिंदगी में जिया हूँ। बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत एडजस्टमेंट किया है। सुबह 4 बज के, मतलब 4 बजे उठता था, लोगों के बंगलोज में मैं साइकिल को पैंडल मार के दूध डालता था। ऐसा 14 साल संघर्ष किया है। ऑटोमोबाइल लाइन में था, इसीलिए कॉलेज छूटने के बाद गैरेज के ऊपर भी काम करता था। मतलब वो भी नॉलेज लिया है। एक स्टेशनरी का शॉप था शाम के टाइम, वहां पे भी 2 3 घंटा पार्ट टाइम में जॉब करता। ऐसे 2 3 काम मैं कॉलेज करते करते, एजुकेशन करते करते मैं करता था। तो 32 साल से संघर्ष चालू है सर, मेहनत चालू है लगातार। तो बहुत एक दिलचस्प आपकी कहानी है। संगमनेर के एक छोटे गांव से आप आते हैं पुणे, मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं। तो आपने दो क्वालिटी मैंने आपके शेयरिंग में ऑब्जर्व की कि एक, आपने एजुकेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपने एकेडमिक एजुकेशन लगातार किया। आप उसमें भी नंबर वन रहे। और जब आपको बड़ा फीस भरना पड़ने की एक परिस्थिति आ गई, तो खुद आप में एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने माँ बाप ने आपको तैयार करने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे लगता है कि आपके शेयरिंग से कि आप में एक व्यवसाय, व्यापार करने का, बिजनेस करने का कुछ तो सीड्स थे। उसी की वजह से आप पेपर डालने का काम हो या स्टेशनरी में काम हो या गराज में काम हो, या आप करते रहें। और उसी का नतीजा हो सकता है कि अपने आप को आपने सवाल किया कि मैं किसके लिए बना हूं, और आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। मुझे बताइए, जब आपने ये निर्णय लिया कि एक मैकेनिकल इंजीनियर, पढ़ा लिखा व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में जब ये एंट्री लेने की कोशिश करता है, तो क्या आपको घर से आपको प्रोत्साहन मिला, या आपको कुछ रेसिस्टेंस आ गया कि यार इतने मेहनत से आपको पढ़ाया हुआ है तो ये क्या बिजनेस कर रहे हो आप? ऐसा कुछ परिस्थिति बनी आपके घर पे? बहुत बहुत खतरनाक परिस्थितियां थी जब मैंने डिसीजन लिया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब मेरा शादी हुआ था तब मैंने ये डिसीजन लिया, उसका भी कुछ रीजन है। बिकॉज ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर जिंदगी को जीतना, तो जिंदगी जीतने का कारण अपने को मालूम होना चाहिए। वो कारण मुझे मिला था क्योंकि मेरा शादी होने के बाद मैं भी उस टाइम पीरियड पे जो भी पेमेंट आता था उसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस थे, एडजस्टमेंट था। शादी के बाद मेरी मिसेस लीना ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे करीबन 18 साल हो गए शादी को। और मेरी छोटी बड़ी लड़की जो है अभी 16 ईयर्स ओल्ड, वो 16 साल की हो चुकी है। छोटी लड़की है मेरी, और वो 11 साल की है। तो जब मैंने ये बिजनेस में आने का सोचा, तो मेरे मिसेस के साथ मैं बैठा था प्लानिंग के साथ, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन तैयार किया था जिंदगी का और लाइफ का, कि मैं अगर जॉब करता रहूं, तो मुझे, जब मैंने रिजाइन किया था जॉब को, मतलब उसको करीबन 12 साल हो चुके हैं। तो 12 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर एज अ फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी बोल के अगर मुझे आना है, तो मैं फ्यूचर देख रहा था कि एग्जैक्टली मेरा फ्यूचर क्या है, क्या बन सकता है, क्या हो सकता है। अगर वही जॉब मैं घिसा पिटा करते रहूं, तो मेरे साथ क्या होगा। ये टोटल डिफरेंस, दो कैलकुलेशंस मैंने डिजाइन किए थे कि अगर मैं 58 ईयर्स का हो जाऊं। जब मैंने इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था तो मेरा 30 साल का उम्र था। अभी मैं 41 42 का, 42 रनिंग है मेरा अभी। तो 29 साल का उम्र था, शादी हो चुका था, एक बड़ी लड़की थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बहुत सारी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया है मैंने।
और इस इंडस्ट्री में आने का रीजन जब मेरे मिसेस के सामने मैंने रखा कि अगर मेरा अपना फैमिली को आगे लेके जाना है, हमारी जिंदगी के हर सपने को अगर साकार करना है, तो जॉब मेंटेलिटी से अगर वही करते रहूंगा तो मैं कहाँ तक पहुंचूंगा। इसका कैलकुलेशन मैंने मेरे मिसेस को दिखाया था। मतलब 4 बजे तक हम सोए नहीं थे जिस जिस दिन मेरे को डिसीजन लेना था कि मुझे आज अभी से नेटवर्किंग करना है, एज अ फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में जाना है। ये 12 साल पहले की बात है। जब कैलकुलेशन किया तो जॉब से पता चला कि रिटायरमेंट तक मुझे 80-90 लाख रुपए मिल जाएंगे, पूरा मेरा जिंदगी का 30 साल आगे का देने के बाद। और नेटवर्क इंडस्ट्री को जब मैंने फॉर्मूलाज को ढूंढ लिया, अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट्स, लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम, क्या ब्यूटी है बिजनेस का, ये सारे फॉर्मूलाज के ऊपर जब मैंने डिस्कस किया और प्लानिंग किया, तो मिसेस को मैंने देखा है कि अपना फ्यूचर क्या है, क्या बन सकते हैं हम। तो ये देखने के बाद मिसेस ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन जब ये मेरे गांव को पता चला, मतलब मम्मी पापा गांव को रहते हैं, तो एक रिश्तेदार ने पूछा कि जब मैं इंडस्ट्री के अंदर एज अ फुल टाइम करियर, मुझे वो डेट भी याद है, 13 मई 2013 अक्षय तृतीया का दिन था। बहुत शुभ मुहूर्त बोलते हैं उसको। उस दिन मैंने जिंदगी को डिसीजन लिया 13 मई 2013 को। करीबन अभी 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं ये 13 मई को। तो 12 साल पहले जो डिसीजन लिया था, अभी सुकून मिलता है। लेकिन 12 साल पहले जब मेरे पापा को पता चला गाँव में कि तुम्हारा लड़का अभी जॉब छोड़ के कोई तो मार्केटिंग में फंस गया है, और वो काली बैग बैग गले में डाल के अभी घूम रहा है गाँव में, तो पिताजी की रिएक्शन बहुत खतरनाक थी कि इतना परमानेंट जॉब, 22 हजार का पगार, उनको बहुत अच्छा लगता था, वो बड़ा लगता था कि मेरा लड़का इंजीनियर है, जॉब करता है, 22 हजार का पगार है, तो उनकी वो सोच थी। लेकिन उन्होंने कभी गाँव नहीं छोड़ा था, इसलिए उनको ऐसा लगता था कि यार जॉब अच्छा होता है, सिक्योर्ड होता है। ये उनकी सोच थी। उनको मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस माहौल में वो रहते हैं, तो मैं वो गांव छोड़ के 32 साल पहले जब आया था, तो मेरी सोच के अंदर परिवर्तन आया था, बहुत बदलाव आए थे, और मैंने आजू बाजू को देखा था कि दुनिया कैसी बढ़ती जा रही है, कैसी बड़ी होती जा रही है। और हम वही के वही, मतलब सर्कल में बैठ चुके हैं, इस स्क्वायर के अंदर खुद को डाल चुके हैं। अगर वो सर्कल को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तब तक जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मम्मी पापा, मेरा भाई, इनका थोड़ा सा मेरे को स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में मतलब निगेटिविटी थी थोड़ी सी कि बाबा तू क्या कर रहा है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बीवी ने मुझे बोला था कि तुम जो करोगे वो सही करोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो वापिस उसके बाद जब अचीवमेंट्स होने लगा, तो घर वालों ने भी वो सारी चीजें एक्सेप्ट, मतलब जब अचीवमेंट बनती तो साले सल्यूट ही मारते हैं। तो लेकिन वो संघर्ष का टाइम पीरियड होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर तुम कैलकुलेशंस को दिखा रहे हो फैमिली के साथ बैठ के, तो डेफिनेटली थोड़ा सा वो अचीवमेंट की तरफ अगर आप बढ़ेंगे और वो अचीवमेंट आप करके दिखाएंगे, तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक साइड से निगेटिव था, लेकिन मेरी बीवी का मुझे फुल सपोर्ट था ये बिजनेस करने के लिए, और 12 साल से वो बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे इस इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट करती है। इसलिए अचीवमेंट हो चुका है। बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात की। जब आपके माता-पिता ने आपको थोड़ा-सा रेसिस्टेंस दिखाया, मुझे वो नेगेटिविटी से ज़्यादा वो आपको प्यार करते हैं, वो आपका भला चाहते हैं कि भाई कहीं गलत संगत में फँसे नहीं, तो इसके लिए वो आपको एक तरीके से कंसर्न जता रहे थे कि भाई सही रास्ता आपने अपनाया है या नहीं है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, उनको भी ये एहसास होगा कि जब घर वाले आपको रेसिस्ट करते हैं, वो इसके लिए नहीं करते हैं कि भाई आप गलत बिज़नेस कर रहे हो या कुछ गलत काम कर रहे हो। उनको इस इंडस्ट्री का पावर क्या है, इंडस्ट्री का मॉडल क्या है, इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, टाइम फ्रीडम जैसे आपने बहुत सारे शब्द यूज़ कर लिए कि लीनियर इनकम है, लीवरेज इनकम है, उनको आइडिया नहीं है, उनको कोई ओरिएंटेशन नहीं है, तो इसके लिए वो बताते हैं। तो इसके लिए अगर आपके घर में से कोई भी आपको रेसिस्ट करते हैं, तो उनको कंपनी के कुछ इवेंट्स में लेके आके एक बड़ा पिक्चर दिखाना कि हाँ, क्या काम हम लोग कर रहे हैं। जब इवेंट्स क्यों करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की एक तरीका का शोकेस करती है कि ये इंडस्ट्री क्या है, एजुकेशन करती है, क्रिएशन कर लेती है। और आपके शेयरिंग में विनायक सर, अभी तक आपने 2-3 बार मुझे ये शब्द को यूज़ कर लिया कि बहुत एडजस्टमेंट की, कॉम्प्रोमाइज़ की और सैक्रिफाइस की ज़िंदगी रही। तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना रैग्स टू रिचेस, मतलब जो आदमी कुछ भी नहीं है, वो एक चैंपियन बनता है, तो उसकी अपनी एक कहानी होती है। और आपके लाइफ में ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक साधारण गाँव में संगमनेर से आप पुणे में आ गए, पढ़ाई की, लेकिन फिर भी आप में वो अंदर कॉन्फिडेंस था, आप में वो विश्वास था, इसकी वजह से आप आगे आगे बढ़ पाए। तो चैंपियन ऑफ मंथ से के ज़रिए ऐसे हम लोगों को एक यहाँ पर उनके अनुभव पेश करने का मकसद यही है कि आप थियोरेटिकली किताबें पढ़ के नहीं, आपके साथ काम करने वाले, आपके खुद के टीम लीडर्स जो हैं, जो अचीवर्स हैं, उनकी स्टोरी सुने और उससे प्रेरणा ले लें। तो मुझे बताइएगा
कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, तो आई एम श्योर कि एजुटेक आपकी तो पहली कंपनी तो थी नहीं, उसके पहले भी आपने अनुभव लिया रहेगा। लेकिन जो जैसे आपने कहा, जैसे वो बोलते हैं ना, सन्नी देओल बोलते हैं ना, 2.5 किलो का हाथ, तो आपका तो पूरा 2.5 साल हो गया, क्योंकि 1 जनवरी 2023 मुझे याद है आपको जब मैं मिला था, और अभी हो गया मतलब 31 में, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए। तो कभी आपको ऐसा लग रहा कि बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे इस इंडस्ट्री में, तो कभी ऐसा लगा आपको कि यार मैंने कुछ गलत इंडस्ट्री चुन ली, या मेरा डिसीजन सही नहीं रहा, ऐसा कभी फीलिंग आया आपको? डेफिनेटली नहीं सर, क्योंकि 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो 12 साल के एक्सपीरियंस में इतना नॉलेज तो आ चुका था कि एग्जैक्टली हम कौन से इंडस्ट्री में जाए और कौन से इंडस्ट्री में हमारा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि इधर आने के पहले तो 10 साल का मुझे एक एक्सपीरियंस था नेटवर्क इंडस्ट्री का। तो कुछ डिसीजंस गलत हो चुके थे लाइफ के अंदर, मतलब पैसा भी बना लिया, करोड़ों रुपए कमा लिए, जिंदगी के सपनों को साकार कर लिए, लेकिन कुछ ऐसे गलत डिसीजंस होते हैं कि वो डिसीजन आपको बैकफुट पे लेके जाते हैं। सो फ्लक्चुएशन इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, मतलब ऊपर जाना नीचे आना, दैट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन सही माने तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन लेते समय थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन डिसीजन परफेक्ट लो। तो ये सबक मुझे 10 साल के एक्सपीरियंस ने दिया। तो जब मैं एजुटेक से इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे बबन सर मिले, गुरप्रीत सर मिले, फिर नीलेश सर मिले, और नीलेश सर ने जो चीजें मुझे 2.5 घंटे में दिखाई, और मैं भी उसका तुरंत डिसीजन लेके, मतलब थोड़ा स्टडी किया। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत डिसीजन लिया, अभी सुना और तुरंत मैंने बोल दिया। थोड़ा सा 8-10 दिन का टाइम पीरियड मैंने लिया, खुद के ऊपर थोड़ा सा सोचा, कुछ चीजें देखी और इंडस्ट्री का पोटेंशियल चेक किया। तो मुझे पिछले 2.5 साल में 0.1% भी अभी मुझे कैसा कभी ऐसा लगा नहीं कि यार मैं गलत इंडस्ट्री के साथ आया हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर दिखता है। क्योंकि 143 करोड़ का ये हमारा इंडियन पॉपुलेशन है, उसमें हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो 35 करोड़ स्टूडेंट्स है। तो बहुत बड़ा मतलब पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का मुझे दिखता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को कभी रिसेशन नहीं आएगा। क्योंकि पास्ट ऑफ इंडस्ट्री में जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में एज अ वाटर प्यूरिफायर प्रोडक्ट को लेके काम कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि 10 साल के बाद वो इंडस्ट्री को रिसेशन आया। क्योंकि 13,500 को मैंने इंडिया के अंदर 3,50,000 का टीम बना लिया था, मतलब 3,50,000 वाटर प्यूरिफायर्स को मैंने लोगों को दिए थे। लेकिन बाद में पता चला कि जो 13,500 का प्रोडक्ट है वो मार्केट में ट्रेडिशनली 4,000 और 5,000 में मार्केट में किधर भी मिला। तो ये चीज मैंने देखी और उसके बारे में थोड़ा सा सोचा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट जो होना चाहिए ना, तो वो वैल्यू वाला होना चाहिए। मतलब जैसे कि 13,500 को प्रोडक्ट मैंने बेचा, लेकिन बाद में पता चला कि वो 3,500 में बनता है। और जब मैं एजुटेक में आया तो मुझे ये पता चला, क्योंकि मेरी खुद की लड़की के लिए मैं सर्च कर रहा था 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो वो एक फील मिला मुझे, क्योंकि मैं मार्केट घूमा था, मैं बायजूस को जाके मिला, वेदांतु, आकाश, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे आजू बाजू में है, पिंपरी चिंचवड़ में, पीसीएमसी पुणे के अंदर। और मुझे पता चला कि उसका कॉस्टिंग क्या है, मतलब 80,000, 90,000, 1-1 लाख रुपए फी। और हम कितने को दे रहे हैं, ये कॉस्टिंग की तरफ जब मैंने देखा और कैलकुलेशन किया तो मुझे बहुत अच्छा सुकून मिला और अच्छा फील आया कि हम लोगों को मार्केट के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 500 रुपए का प्रोडक्ट लोग 5,000 को बेचते। लेकिन एजुटेक एकमात्र ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 90,000, 1 लाख का पैकेज हम 15,000 में देते, 60-70 हजार का पैकेज हम 7,999 में देते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और पिछले 2.5 साल में मुझे कभी भी मैं बैकफुट पे नहीं आया, और कभी भी निगेटिव सोच के साथ मैं जिया नहीं। क्योंकि मुझे फ्यूचर दिखता है, करियर दिखता है, और मेरा ही नहीं, जिन लोगों को साथ, जिस टीम को साथ, जिस टीम मेंबर्स है मेरे, मतलब उनको मैं टीम मेंबर्स कभी मानता ही नहीं, मैं मेरा फैमिली मानता हूँ। और इतने अच्छे रिलेशन में उनके साथ रखता हूँ, तो जो वादा मैंने उनको किया है वो 100% वादा कंप्लीट करने का एक फ्यूचर मुझे अभी दिख रहा है। क्योंकि 100% जो सपने लेके मैं आया हूँ वो सारे सपने तो मेरे साकार हो गए ही हो गए। लेकिन जो लोगों को मैं फ्यूचर दिखा रहा हूँ, तो ये इंडस्ट्री का मुझे लाइफ दिख रहा है। लाइफ इन द सेंस व्हाट, कि अगर मैं कोई भी इंडस्ट्री में जाऊँ, चटुर मटुर छोटी मोटी इंडस्ट्री में, और वो 2 साल के अंदर खत्म हो रही है, तो मैं जिन मेरे दोस्तों को मैं फ्यूचर दिखा रहा हूँ, तो 2 साल के बाद मेरा तो फ्यूचर बनेगा 2 साल में, लेकिन उनका क्या फ्यूचर बनेगा। तो वो इधर तो भी गलत चीजें होती है, रिलेशन खराब होता है। तो मुझे एजुटेक को देख के वो चीज अच्छी लगी कि कम से कम 40-50 साल, 100 साल, मतलब नेक्स्ट जनरेशन भी यहाँ पे काम करेगी। क्योंकि मैं वो सपना देख रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन भी यहाँ पे, मेरे जिस चेयर के ऊपर मैं बैठा हूँ, तो मेरी छोटी लड़की वो देखेगी, वो हैंडल करेगी, ऐसा एक फ्यूचर देख रहा हूँ मैं। और नीलेश सर का उम्र, नीलेश सर की सोच और आप जैसे लोगों का सपोर्ट और मार्गदर्शन ही होता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े मुकाम तक लेके जाएगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे है, इसलिए मैं कभी निगेटिव नहीं हुआ सर 2.5 साल में। क्या बात है, बिल्कुल आपने बहुत टू द पॉइंट आपने कहा कि क्या क्या चीजों से आप प्रेरित हुए। तो जैसे आपने बताया, पहले तो आप बबन सर को मिले जो आपके इमीडिएट स्पॉन्सर हो सकते हैं, और उसके बाद में आप हमारे फाउंडर लीडर गुरप्रीत सर को मिले,
उसके बाद में नीलेश सर से आपने डिस्कस किया, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट में आपको कई ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो महंगे बेचते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन एजुटेक का प्रोडक्ट आपको, जो आपने असेसमेंट किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाइजू जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे ही है कि कितने इन्फ्लेटेड प्राइस पॉइंट में वो बेचते थे, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू फॉर मनी, क्या मतलब मतलब बोलते हैं ना, चप्पल फाड़ के आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। और इसका रिजल्ट इस साल के 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों ने लिया है, जिसके बारे में हम कल एक धमाकेदार वेबिनार करने वाले हैं। और ये कोई ऐसे हवा में बोलने वाली या कुछ ऐसा मतलब मार्केटिंग वाली तो बात नहीं है। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या फर्क आया है, ये भी हम लोग कल बता देंगे। तो जब भी जितने लोग यहाँ पे आज आज हैं, तो मैंने कहा कि ये डबल वीकेंड का एक मजा आपको उठाना है, तो कल आइएगा। तो एजुटेक के प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास डबल हो जाएगा और आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से हम लोगों तक पहुंच पहुंच सकते हैं। जैसे आपने कहा विनायक सर, 143 करोड़ तो अभी है, तो इंडिया इज प्रोड्यूसिंग 1 करोड़ न्यू चिल्ड्रन एवरी ईयर, 1 करोड़ नए बच्चे आते हैं। तो इसका कोई मार्केट तो खत्म नहीं होगा, एजुकेशन इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, एजुकेशन देने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए ट्यूशन से, कोचिंग क्लासेस से, एजुटेक ने फिजिटल एजुकेशन लेके आया। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल, स्मार्ट बुक्स एंड वीडियो कॉम्बिनेशन है। सो जैसे आपने जिक्र किया बबन सर का, गुरप्रीत सिंह का, ऐसे बहुत सारे हजारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप जब एजुटेक में आए थे तो ऑलरेडी वो ज्वाइन थे, वो प्रोडक्ट कर रहे थे, लेकिन आपने उन सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया और आप अभी बन गए हैं एजुटेक के ओनली नेशनल डायरेक्टर लेवल, मतलब रैंक जो टोटल 13 है, तो आई थिंक इट्स अराउंड 8th 9th रैंक है। तो आपकी क्या ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी रही, क्या आपने सिस्टम क्रिएट किया, इतना बिजनेस आप कैसे अचीव कर पाए, और ऐसे नेशनल डायरेक्टर आप कैसे बन पाए 2.5 साल के अंदर अंदर? सर मतलब अलग कुछ चीजें नहीं करता हूँ। मतलब ऐसा बोला जाता है कि मराठी में एक कहावत है कि विजेते नेहमी वेगळ्या गोष्टी करत नाही, की प्रत्येक गोष्ट वेगळ्या पद्धतीने करतात। इसका मतलब होता है कि जो विजेता होता है, जो विनर होता है, हर बार बार उसका चीज नहीं बदलता, लेकिन करने की पद्धत बदलता है। मतलब वो स्टाइल बदलता है। तो मैं क्या करता हूँ कि हमेशा जब मेरे टीम कलीग्स है, टीम मेट्स है, जैसे कि एक कंपनी की कोर कमेटी है, वैसा योद्धा ग्रुप का एक कोर कमेटी है। और हमारे एमडी सर ने हमको एक चीज सिखाई। आई थिंक मुझे वो दिन याद है, 1 जून 2024 को मैंने मेरे टीम योद्धा के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था पुणे के अंदर, और करीबन 100 लोग थे। तो वो 100 लोगों के सामने सर ने हमें एक ट्रिक्स दिया, एक फॉर्मूला दिया था कि टीम के साथ कनेक्टिविटी में रहना है तो वॉइस कॉल मीटिंग को स्टार्ट करो। तो हमने क्या कर दिया, जैसे कि कंपनी के कोर कमेटी वैसा टीम योद्धा का भी एक कोर कमेटी है, और उसको भी क्राइटेरियाज है। मतलब ऐसा नहीं कि तू बहुत अच्छा है, तू बहुत मेरा नजदीक वाला है, तेरा मेरा बहुत जनता है, और तू मेरा पुराना दोस्त है 10 साल से, तो इसलिए तू कोर कमेटी, ऐसा नहीं। हर एक बंदे को कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं। जब तक तुम रीजनल एडवाइजर बनते नहीं, तब तक कोर कमेटी में योद्धा के आने का मौका नहीं है। तो वो आने के लिए आपको वो अचीवमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्राइटेरिया रखने के बाद हमने प्रॉपर वे से प्लानिंग किया, और फिर वो क्राइटेरिया को कंप्लीट करने वाले लोगों का एक ग्रुप डिजाइन किया, उसको बोलते हैं हम कोर कमेटी। तो कोर कमेटी के साथ बहुत सारी चीजें हर रोज हमारी डिस्कस होती है। अभी तक मुझे पता है, याद है अच्छी तरीके से। मतलब करीबन 17 महीने हो चुके हैं सर, 17 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि 24 के 12 मंथ्स और ये साल के करीबन 5 मंथ हो चुके हैं आज ही कंप्लीट। तो 17 मंथ्स कंप्लीट है सर। एक दिन भी हमारा मिस नहीं हुआ है कि हमने वॉइस कॉल मीटिंग किया नहीं है। तो हम 15-20 लोग जो है रीजनल एडवाइजर है नाबो, हम हर रोज आधा घंटे के लिए कनेक्टिविटी में रहते हैं। हर बंदे का प्रोजेक्शन लिया जाता है, और जैसे कि मैं 15 लोगों को मतलब मैं हैंडल करता हूँ, या फिर उनके साथ डिस्कस करता हूँ सारी चीजें कि फ्यूचर क्या है, या फिर हमारा प्लानिंग क्या है, रोज का एक बिजनेस स्ट्रैटेजी डिजाइन होता है, और हम क्या करने वाले हैं, कल हमने दिन भर क्या किया, उसका रिजल्ट क्या आया, और उसके बाद आज का प्रोजेक्शन मेरा क्या रहेगा, मैं कौन सी एरिया में काम करने वाला हूँ, वो राइटिंग में भी लेता हूँ पूरे महीने का। तो वो शेड्यूल हमारे पास होता है कि एग्जैक्टली हम एक महीने के अंदर क्या करने वाले हैं। तो ये हो गया कोर कमेटी। और हमारा 10-15 ऐसा सब कोर कमेटी भी है। मतलब हर बंदे का एक अलग अलग ग्रुप है। जैसे कि हमारे माउली सर है, तो परभणी नांदेड़ का एक अलग ग्रुप है, उनके नीचे भी अगर 2-4 रीजनल एडवाइजर्स है, जैसे कि आड़ते सर, उनका एक ग्रुप अलग रहेगा, माधव सर का अलग रहेगा, सोनार सर का अलग रहेगा, संतोष पाटिल सर का अलग रहेगा, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स। बाद में सीताराम दळवी सर का अलग रहेगा, सलीम जी शेख सर का अलग रहेगा। पूना के अंदर सुधीर गुंड सर, सतीश कुटे सर, पंडू गाड़े सर, हर एक बंदे का अलग अलग एक सब कोर बना है। और वो सब कोर के अंदर भी 10-10 लोग है, कम से कम 10 लोग है।
तो 15 लोगों के साथ जब मैं डिस्कस करता हूँ तो ये 15 लोग और 10-10 लोगों के साथ नीचे हर रोज प्रोजेक्शन के साथ काम करते हो। तो करीबन अगर देखा जाए ना सर, तो 165 लोगों के साथ मॉर्निंग में 1 घंटे के अंदर कनेक्टिविटी हो जाता है कि कौन किधर है, कौन क्या काम करने वाला है। तो ये एंड ऑफ द पॉइंट ये सारे मतलब रिकॉर्ड्स मेरे पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि पहले तो सब कोर कमेटी का मीटिंग होता है, बाद में उसके बाद 15 लोगों का मेरे साथ मीटिंग होता है। तो मुझे वो सब रिपोर्टिंग मिलता है कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया में क्या है और आज का प्रोजेक्शन क्या रहेगा, तो उसके ऊपर काम करते हैं। मुझे पता है कि हम इंडस्ट्री के साथ है, नेटवर्किंग के साथ है, बिजनेस में है, सेल्स में है, तो अप एंड डाउन तो होता रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने अगर 2000 बीवी का आज प्रोजेक्शन दिया तो 2000 आज हो जाएंगे, कभी कभी वो 1200 भी होते, कभी 600 भी होते, कभी 2000 का 2400 भी होता है। तो जिसका वो टारगेट कंप्लीट करता है तो उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, और जिनका नहीं हुआ है उनको प्रोत्साहित करते हैं कि अगर कल के दिन आपको ये करना है, मतलब कल जो नहीं हुआ है वो आज आपको करके दिखाना है। तो इसके इस हिसाब से एक अलग स्ट्रैटेजी है, अलग मतलब गेट टुगेदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं। गेट टुगेदर से रिलेशन बिल्डअप होता है। मुझे मतलब मेरा 12 साल का जो नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस कहता है कि अगर तुम 10-15 लोगों का, 20 लोगों का एक कमिटी बना लेते हो, क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उनका भी एक मंडल था, मंत्रिमंडल था। तो वो सारी चीजें मैंने बुक्स में पढ़ी है, और बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए होना चाहिए। इसके ऊपर मैं ज्यादा विश्वास रखता हूँ। ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जितनी भी पढ़ता हूँ उसके ऊपर काम करता हूँ। तो पढ़ाई का इतना बड़ा मतलब पढ़ने का शौक नहीं है, ज्यादा फील्ड के ऊपर रहने का शौक है, लोगों के साथ रहने का शौक है। क्योंकि किताबें पढ़ के जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बना सकता, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद जो चीजें हैं उसको अगर सही ढंग से, सही मायने में अगर आप फील्ड के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली वो चीज बनेगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसा मंत्रिमंडल के ऊपर उनका कमांड था और हर एक को एक जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया था, वो जवाबदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम फॉलो करते हैं और एक मावला बन के काम करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का। और योद्धा अगर टीम का नाम है तो वहां से प्रेरणा मिली हमें कि अगर योद्धा है तो वो लड़ता है और जीतता है 100%, और जीतने के लिए लड़ना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा हर रोज एक प्लानिंग होता है, इकोज कंटिन्यूसली होते हैं, ट्रेनिंग्स कंटिन्यूसली होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है सर, इसीलिए ये रिजल्ट है बस। बिल्कुल। तो आपने एक बातों बातों में कही कि जो योद्धा होता है तो जीतने के लिए लड़ता है, और आपको आइडिया नहीं है कि आप कितने सारे लोगों की जिंदगियां परिवर्तन करने में मदद कर रहे हो उनको थ्रू योर लीडरशिप। और अगर आप चैट बॉक्स को देखोगे, कमेंट बॉक्स में देखोगे, आपकी लीडरशिप को लोग बहुत सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। मैं 30 सेकंड का समय दे दूंगा जितने भी लोग आपको वेबिनार में सुन रहे हैं, कि अभी तक जो भी विनायक सर ने शेयरिंग किया उसके बारे में आप उनको अप्रिशिएट करें, अपना अनुभव उनको बता दें, और उसमें आपकी प्रेरणा, आपको क्या आप लेके जा रहे हैं। हालांकि पॉडकास्ट अभी पूरा खत्म हुआ नहीं है, हम लोग आधा तय किए हैं, तो लेकिन डेफिनेटली आप बता सकते हैं। देखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, लोग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक शब्द, एक सेंटेंस लिखें कि क्या आप विनायक सर की जो सक्सेस जर्नी है उनसे आप लेके जा रहे हैं। क्योंकि उनका शेयरिंग से आप पता कर सकते हैं कि उन्होंने जो एक साधारण जिंदगी से एक असाधारण रिजल्ट पाने के लिए बहुत सारे त्याग बलिदान किए हैं, सैक्रिफाइस किए हैं। बहुत सारे जो 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 कम किताबें पढ़े तो कोई परवाह नहीं, लेकिन जो किताबों में लिखा है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का एक आयोजन बना लिया है। और वही कला है, क्योंकि हम लोग जब भी डायरेक्ट सेलिंग में अलग अलग स्किल्स की जरूरत है जो हम लोग बताते हैं, तो एक स्किल होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। तो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन स्किल के आप तो माहिर हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना कोर कमिटी बना लिया है, सब कोर कमिटीज हैं, जो भी रीजनल एडवाइजर एंड अबव है। तो 165 लोगों का अगर सुबह 1 घंटे का ट्रेनिंग होता है, इट्स लाइक अ 165 आवर्स ऑफ मैनुअल ट्रेनिंग जो आप करते हैं। और यही दोस्तों आज ये वेबिनार में जो भी लोग हैं आपको सुनना है और इम्प्लीमेंट करना है, कि जो यहाँ से इंसाइट्स मिलते हैं तो आपको करना है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई बार हमको ऐसा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, लोग थोड़ा कई बार ऐसे भी थोड़ा लाइटली बात करते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री में मोटिवेशन करके छोड़ देते हैं। और 3 इडियट्स मूवी जो है उसमें आमिर खान ने भी ये बता दिया था कि वह एजुकेशन में और ट्रेनिंग में फर्क है। ट्रेनिंग तो हम लोग एक सर्कस के कोई जानवर को भी दे सकते हैं, वो भी ट्रेन हो सकता है, लेकिन वो एजुकेट नहीं हो सकता। एजुकेट तो इंसान ही हो सकता है, और उससे वो अपना आगे का काम कर सकता है। तो इसका आपका क्या दृष्टिकोण है देखने का, कि क्या ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रेनिंग के थ्रू ही एजुकेशन मिलेगा इस इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए।
तो ट्रेनिंग, जैसे कि आपने, ट्रेनिंग एक अलग वर्ड है, एजुकेशन इज अलग वर्ड है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ट्रेनिंग के थ्रू जो मिलेगा वो नॉलेज है, और वो नॉलेज अगर अंदर डाल के अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन लाओगे तो एजुकेशन है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि कोई से भी बिजनेस के अंदर अगर बड़ा आदमी बनना है तो उसका एजुकेशन, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं ये मानता हूँ कि अगर नॉलेज नहीं रहेगा, एजुकेशन आपके पास नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो सीखना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमारी मैनेजमेंट, हमारा टीम योद्धा अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां पे हम जाके एजुकेशन लेते हैं, मतलब सीखते हैं। और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलेगा। तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस बिजनेस के अंदर अगर सक्सेस चाहिए तो बहुत सारे लोग ये सोच के साथ आते हैं कि यार चलो, मैं इंडस्ट्री में देख रहा हूँ कि मुझे अभी 9 लाख रुपए महीना दिख रहा है। तो 9 लाख रुपए महीना दिखना और वो एक्चुअल सिस्टम के साथ काम करके टिक के वो हमारे लाइफ के अंदर लाना, दैट इज द डिफरेंस। मतलब ये सोच के साथ आप आए हो कि आपको 9 लाख चाहिए, लेकिन अगर आप टिकोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं, तो जिंदगी में वहां तक पहुंचोगे नहीं। तो मुझे पता था, जिस 2.5 साल पहले मैं आया था, मुझे भी यही सेम प्लान था। जैसे कि मेरे सारे कलीग्स, मेरे सारे दोस्त अभी कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है वो कमेंट्स देख के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज अपने साथ हो तो क्या करना पड़ेगा, तो पिच के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, और खड़ा रह के भी मतलब खेलना भी पड़ेगा, बैट को लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम द्रविड़ साहब को बोलते हैं कि क्रिकेट का बॉल है वो, तो वो बॉल की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। और पिछले 2.5 साल से मैं खड़ा रहा हूँ, जरा भी हिला नहीं हूँ, जरा भी मतलब एक दिन भी टाइम पास नहीं किया है। हर रोज कनेक्टिविटी में रहता हूँ। अगर मैं फैमिली के साथ भी हूँ तो डेफिनेटली जब हम टूर्स पे जाते हैं, फैमिली को भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुद्दा, वो पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 100% अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एजुकेशन लेना मस्ट है। विदाउट एजुकेशन हम सक्सेस नहीं पाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात, एजुकेशन के साथ दैट इज कॉल टाइम पीरियड देना पड़ेगा। अगर टाइम दोगे ज्यादा से ज्यादा। और मैं तो जिस 12 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था ना सर, तो मैंने पूरे, मेरे बाजू में जो जितने भी डोर्स बांधे हुए थे, तो उसको छाड़ दिया था, काट दिया था। कि मुझे एक ही फोकस करना है, ये इस इंडस्ट्री में अगर मुझे फ्यूचर बनाना है तो 10 जगह पे। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने इंडस्ट्री के साथ देखे, बहुत सारे लोगों को मैं मिला जिनके बैग में 4 4 कंपनीज के प्लान होते हैं। अगर तेरे को 15,000 का नहीं लग रहा है तो 10,000 का प्लान है, 10,000 का नहीं तो मेरे पास 5,000 का प्लान है, मेरे पास 2,000 का भी प्लान है, 500 का भी प्लान है। तो ये सोच के साथ अगर मार्केट में जाओगे तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगा। फोकस होना चाहिए। जैसे कि राम जी को बोला जाता है, एक पत्नी एक वचनी। तो उस हिसाब से बिजनेस को भी अगर एक कंपनी के साथ अगर आप सिस्टम के साथ आए हो, तो अच्छा नॉलेज लेके इंडस्ट्री में टिकना पड़ेगा। मतलब नॉलेज के साथ आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। तो ये सक्सेस जो मिला है, जितना भी नेशनल डायरेक्टर रैंक पे पहुंचा हो, तो उसके लिए प्लानिंग है, उसके लिए कैलकुलेशंस है, और उसके लिए सही बात मैं मानूं तो सीखना पड़ेगा, तब हम टिकेंगे इस सिस्टम के साथ। बिल्कुल। आपने आपने एक सक्सेस का ब्लूप्रिंट दे दिया कि क्या-क्या टूल्स, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज करते हैं। और आपने एक चीज की जिक्र की, एंड दैट इज कि व्हाट्सएप के जो वॉइस कॉल होते हैं। तो अगर आप में से इसके बारे में अगर कोई मतलब आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे आप वॉइस कॉल करते हैं एक व्यक्ति को, तो अगर आप एक ग्रुप में 20 30 40 50 100 अप टू 256 लोग भी, मेरे ख्याल से पता नहीं वीडियो के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगा, लेकिन आप साथ में वॉइस कॉल करके आप मीटिंग ले सकते हैं। एक टूल है, और उसमें काफी परिवर्तन, काफी असर अपने टीम में आया है, एजुटेक में आया है। तो अभी जमाना है चैट जीपीटी का, अभी जमाना है एआई का, मशीन लर्निंग का, बहुत सारी चीजें अभी आई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हम लोग फिजिटल में हैं, तो फिजिटल का मतलब हुआ फिजिकल एंड ऑल्सो डिजिटल। तो क्या डिजिटल को भी हमको अभी बहुत जल्दी से और तेजी से आजमाना चाहिए, कि भाई अपना थोड़े पुराने तरीके से ही, फिजिकल से ही हम लोग काम करेंगे, कि क्या दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी? 100% कॉम्बिनेशन होना चाहिए सर। क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हुई है तो हमारे फायदे के लिए हुई है, ये पहले दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा। और 12 साल पहले मैंने, मतलब जैसे कि एक साधु जो तपश्चर्या करता है हिमालय में जाके, तो उसको भगवान भी मतलब पावन हो जाएगा। तो 12 साल का मेरा एक तब कंप्लीट हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैंने जो देखा कि 12 साल पहले का जो नेटवर्किंग करने का स्टाइल था ना, तो वो स्टाइल अभी नहीं चलेगा। तो स्टाइल को अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एजुकेशन का जब भी हम प्लान देते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस, एडवांस एक्सेल के ऊपर बात करते हैं, या स्पोकन इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं हमारे पैकेज के ऊपर, तो हम जिस एज बार के लोग हमारे सामने बैठे होते हैं, तो मैं 98 में मेरा 99 में मेरा 10th हुआ, तो मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था।
लेकिन ये जरूरी है कि मुझे वो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें, इंस्टा है, फेसबुक है, बाद में सबसे बड़ा तगड़ा हथियार जो हमारे हाथ में व्हाट्सअप है, उसके साथ अगर हम कनेक्टिविटी में रहेंगे तो वो चीज का यूज करके हमारे टीम के साथ हम बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। क्योंकि फिजिकल जाने के लिए, जैसे कि मुझे समझो कि महाराष्ट्र छोड़ के अभी अदर स्टेट में काम करना है, राजस्थान में करना है या एमपी में करना है, यूपी में करना है, whatever। लेकिन अगर मैं यहाँ से फिजिकली जाने को मुझे 2-3 घंटा, 2-3 दिन लगेंगे, अगर मैं ट्रेन से जाऊँ या ट्रैवल से जाऊँ, बस से जाऊँ, मेरा पर्सनल कार लेके जाऊँ, मैं फ्लाइट से जाऊंगा तो भी मुझे एयरपोर्ट तक जाने के लिए 2-3 घंटा, वापस ट्रैवलिंग का वो 7-8 घंटा तो वो जाता ही। आप फ्लाइट से जाओ, कहाँ से भी जाओ। लेकिन अगर आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो विद इन सेकंड आप कनेक्ट हो जाओगे उनके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कि अभी ये चल रहा है, अभी ये जो प्रोग्राम है ये भी टेक्नोलॉजी का एक प्रकार है। तो ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हम ले रहे हैं कि विनायक शिरोले को देखने के लिए ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं बुक किया और स्टैंड सर मेरा ये मुलाकात नहीं लेते होते। अगर फिजिकली किया होता तो कितना दिक्कत होता लोगों को, 200 400 500 किलोमीटर ट्रैवल करके चलो ये प्रोग्राम को अटेंड करना है। लेकिन हम घर बैठे हमारा काम करते करते वो थोड़ा सा टाइम पीरियड साइड को निकाल के 1 घंटे में हम ये सारी चीजें अभी ये टेक्नोलॉजी के थ्रू देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और 100% टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए सर, और हम बिल्कुल करते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जैसे हम लोग बहुत सारी जगह पे हम लोग ट्रैवल खुद नहीं कर सकते, लेकिन हर एक के घर में, हर एक व्यक्ति के पास, कई किसी के पास एक मोबाइल है, किसी के पास दो दो सिम है, किसी के पास दो दो तीन तीन हैंडसेट है। मतलब अभी आदमी कम है, मोबाइल फोन ज्यादा है। तो लोग अगर मोबाइल फोन के अंदर सोशल मीडिया में अगर उपस्थित हैं, हम सभी लोगों को सोशल मीडिया को जाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, थोड़ा यंगर जनरेशन इंस्टाग्राम को पसंद करता है, थोड़ा मिडिल एज के लोग फेसबुक को पसंद करते हैं, और बाकी सभी लोग जो थोड़े से एडवांस हैं वो अपने अपने यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं। तो एजुटेक के जितने भी लोग हैं, आप अपना टीम का, अपने इंडिविजुअल का भी सोशल मीडिया हैंडल्स बना सकते हैं। और एजुटेक ने चारों फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में अपने अपने चैनल बनाए हुए हैं, हैंडल्स बनाए हुए हैं। उसको सब्सक्राइब करें, और उसके लिए आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। आपके ऐप में आप जाके एंड में देखोगे अचीवर्स में, वहां पे वो लिंक्स हैं, जस्ट उसको क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो आपको ना केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, बट ऑल्सो आप अपना प्रमोशन के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो द द मैसेज फ्रॉम विनायक शिरोले इज कि आपको टेक्नोलॉजी को आजमाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो मार्केट से आप आउटडेटेड हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। विनायक सर, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा पर्सनल है, कि आप पूरा महीने भर में देख रहा हूँ कि आप गाड़ी से मराठवाड़ा, विदर्भा, ये वो एरियाज में जाते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। तो आप हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जो कॉर्पोरेट में बहुत कुछ बताया जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर पाते हैं? सर पूरे महीने का मैं शेड्यूल बना लेता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मुझे अचानक से फोन करेगा और मैं अचानक से चला जाऊँ। तो हमारा जो होता है कि जो मीटिंग होते हैं वो मीटिंग का फर्स्ट डे, या फिर जैसे कि अभी 1 तारीख है तो 1 तारीख का सबका शेड्यूल आएगा एग्जैक्टली, कहाँ कहाँ पे मेरा टाइम शेड्यूल मुझे देना है। तो उस हिसाब से हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये सारी चीजों को मैनेज करना, मतलब फैमिली भी है, 2 लड़कियां है, मिसेस है, गाँव को माता पिता है। तो ये सारी चीजों को हैंडल करना है, बहुत सारे रोल्स को अदा करना है, क्योंकि एक पिता का रोल है, एक पति का रोल है, एक बेटे का रोल है, टीम लीडर बोल के लीडर का भी एक रोल है। तो बहुत सारे रोल्स को लेके हमको चलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी सक्सेसफुल बनने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो ये सारी चीजों को बैलेंस कर पाएगा वो सक्सेस बन जाएगा। तो मुझे पता है कि अगर फैमिली के साथ अगर मैं बैठूं तो मुझे दिखाना पड़ता है कि 1 महीने के अंदर ये मेरा शेड्यूल है। और पहले मैं अचानक से उठता नहीं और रात को बोलता नहीं कि मेरे मिसेस को मुझे कल अभी संभाजीनगर जाना है या फिर मुझे कल परभणी जाना है। उनको भी पता होता है ये शेड्यूल्ड है, ये शेड्यूल की तरफ ही काम होता है। और मैंने, मतलब अगर मैं, बहुत सारे दोस्त अभी इस मीटिंग को अटेंड कर चुके हैं तो मैं उनको सबको बताना चाहूंगा कि अपने फैमिली के साथ बैठना पड़ेगा, उनको वो फ्यूचर दिखाना पड़ेगा। और सारी चीजों के जैसे कि अपना एक रोल होता है वैसा ही उनका भी एक रोल होता है, और वो बड़ा रोल अदा करते हैं। क्योंकि जब मैं फील्ड के ऊपर 4-4 दिन 8-8 दिन रहता हूँ तो घर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। मतलब बच्चियों को स्कूल में लेके जाना ना लाना, उनका पढ़ाई लेना, घर का सारा घर देखना, बारी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा काम होता है। अगर उनके साथ अगर बैठ के प्रॉपर वे से अगर प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन वो दिखाना पड़ेगा, वो फ्यूचर दिखाना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन दिखाने पड़ेंगे कि अगर ये मैं सारी चीजें सैक्रिफाइस कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर मैं 8 दिन घूम के आता और मैं कुछ धंधा ही नहीं लाता हूँ, कुछ पैसा ही नहीं कमाता हूँ, फिर जाने का मतलब क्या है? तो यस। जाना भी है तो रिजल्ट लाना है, इस हिसाब से जाना है। तो मैं फैमिली के साथ प्रॉपर वे से बैठता हूँ कि मेरा ऐसा ऐसा शेड्यूल्ड है, ये महीने का मेरा ये प्रोजेक्शन है, ये मेरा टारगेट है, इतना पैसा ये महीने के अंदर मैं कमाने वाला हूँ। तो उनको भी एक सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर ये जा रहा है तो 100% कुछ तो कमा के ला रहा है, मतलब जो हमारा फ्यूचर है, जो चीजें मैंने मेरा गोल सेटिंग किया है, या फिर मुझे जो चीजें पानी है फैमिली के साथ, मतलब मेरे मिसेस को जो चीजें मुझे देनी है, मेरे बच्चों को जो फ्यूचर जो भवितव्य देना है, और मेरे माता पिता को जो भवितव्य देना है, ये सारी अपना जो फैमिली का जो प्रोजेक्शन होता है, जो गोल होता है, वो पहले फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको दिखाना है कि आने वाले 3 साल 5 साल आप मुझे सपोर्ट करो, ये सपोर्ट की वजह से हमारा लाइफ ऐसा ऐसा बनने वाला है। तो ये टाइमिंग पीरियड को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शेड्यूल बनाना चाहिए, क्योंकि विदाउट शेड्यूल काम करोगे तो फिर फेल हो जाओगे। कौन से दिन में कहाँ पे हो, कहाँ पे रहोगे, तो फिर 100% वो रिजल्ट आपको मिलेगा ही। और हमारा टीम भी सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, फॉल्स कमिटमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं मेरे जिंदगी में। 12 साल में मैंने एक भी बार फॉल्स कमिटमेंट नहीं किया, ये मेरा वचन है। और जो मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, ये तारीख को पहुंच रहा हूँ, तो मैं कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम मेरे फैमिली के साथ हो, लेकिन प्रायोरिटी की चीज को देना है, तो वो चीजें भी मैनेज करनी है। ऐसा नहीं कि फैमिली को छोड़ के जाना है, कोई तो प्रॉब्लम बड़ा निर्माण हुआ है, वो प्रॉब्लम को वहां पे खत्म करके, तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल के वहां पे जाना है। मतलब ये रोल को अदा करना पड़ेगा, क्योंकि कमिटेड जो लोग होते हैं वो 100%, मतलब अगर इतने फैन फॉलोअर्स अगर आपके बनने चाहिए ऐसा लगता है, तो 100% कमिटमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक भी बार अगर मिस आउट कर दोगे तो फिर लोगों के सामने वो मैसेज चला जाएगा कि नहीं, विनायक सर कमिट करते और वो वहां पे पहुंचते नहीं। तो मेरा 12 साल का अभी तक का एक्सपीरियंस, मैंने जब जब कमिटमेंट जिसको जिसको किया है वो मैंने फुलफिल किया है। इसीलिए टीम भी मेरे साथ, मेरे सीने मतलब कांधे को कांधा लगाकर खड़ी है। और फैमिली का भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पर्सनल कुछ चीजें होती है, दिक्कतें होती है, लेकिन वो चीज़ों को भी हैंडल करना भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके कैलकुलेशन लगा के अगर प्लान आउट करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस पाओगे। चलिए, तो टाइम मैनेजमेंट करना, शेड्यूल मंथली बनाना, वो हिसाब से आप अगर अपना पूरा मंथ का प्लानिंग करोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छी चीज कही, जैसे शुरुआत में आपके माता पिता ने भी आपको सपोर्ट किया, एक जब आपने रिजल्ट लेके आए, आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ आपको बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको इंडस्ट्री का पावर, पोटेंशियल, और जब रिजल्ट्स आते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, बड़ा घर, अच्छा घर, लग्जरी कार्स आते हैं, डोमेस्टिक फॉरेन टूर्स आते हैं, तो समझ में आ जाता है, तो सपोर्ट डेफिनेटली कर लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग इंडस्ट्री में, कई बार ऐसी एक धारणा रहती है लोगों की, भाई कंपनी का प्लान बहुत अच्छा होना तो लोग ज्वाइन करते हैं। शायद नहीं। वो प्लान ही नहीं, प्लान देने वाले को भी देखते हैं कि भाई उनका अचीवमेंट क्या है, उनका सक्सेस क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उनका रेपुटेशन क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका ड्रेस कोड क्या है। तो हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो प्रेजेंटेशन सुन रहा है वो केवल प्लान देख रहा है, नहीं, वो बहुत सारी और भी चीजें देख रहे हैं। तो ये भी कल्चर आपने अपने टीम में एक बहुत अच्छा तगड़ा एक कल्चर है कि साथ में गेट टुगेदर करना, बहुत सारे ऐसी चीजों को आप मोटिवेट करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। तो क्या क्या आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं कि क्या क्या चीजें, बिजनेस प्लान, कंपनी प्रोडक्ट के अलावा क्या और होना चाहिए? और जैसे कि हमारी कंपनी हमें प्रोडक्ट दे रही है, हमारी कंपनी हमें प्लान दे रही है, तो प्लान के अंदर बहुत सारे इनकम है, 6 टाइप्स की इनकम है। ये तो सारी चीजों, मतलब ये सारी चीजें हैं सबके लिए, लेकिन कुछ अलग करना चाहिए। अलग इन द सेंस व्हाट की रूल्स में रहना, एथिक्स में रहना। जिंदगी कुछ उसूल भी होनी चाहिए, और वो एथिक्स को मैं कभी ब्रेक नहीं करता। जो मेरे जिंदगी के कुछ एथिक्स है, वो एथिक्स को कभी छोड़ेगा नहीं, कोई भी कितने भी कहो। लेकिन मुझे ऐसा एक एक्सपीरियंस आया कि जब हम लोगों के साथ रहते थे, तो लोगों के साथ वो रिलेशन बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमारे साथ, मतलब बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है कि मेरे साथ वो जुड़ गया तो वो काम करेगा तो मुझे पैसा मिलेगा। फिर जब वो सक्सेस नहीं मिलता है तो लोग फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, क्योंकि होप्स रखते हैं कि वो करेगा फिर मेरे को पैसा आएगा। तो पैसा तब आएगा, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं लोगों को बोलता हूँ कि ड्रेस कोड अच्छा रखो, मतलब एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, एनडीपी में आना जरूरी है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेना जरूरी है, नॉलेज को बढ़ाना जरूरी है, एजुकेशन मस्त है, ये सारी चीजें बोलता हूँ। लेकिन वो करने के लिए पहले मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि आप जब खुद का एक एग्जाम्पल सेट करोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आप क्या बोलोगे वो लोग नहीं करेंगे, आप जो करोगे वही लोग करेंगे। ये नेटवर्किंग का उसूल है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि मैं ये बोलने के बाद मेरा टीम वो करेगा, वैसा कभी नहीं करेगा। जब तुम खुद वो चीज करोगे फिर लोग वही चीज करेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात यही है
मैं लोगों को साथ रहता हूँ तो उनको हमेशा बोलता हूँ कि अपग्रेडेशन में रहना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि जिन जिन लोगों ने खुद के अंदर बदलाव लाया वो जिंदगी में सक्सेस है। जिन्होंने जिंदगी में बदलाव लाया नहीं, लेकिन एक जमाने के वो बहुत बड़े तोप लोग थे, बड़े लोग थे, लेकिन अभी लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन ही नहीं करोगे तो फिर लाइफ बढ़ेगी नहीं, बनेगी नहीं। तो हमेशा मेरे लोगों के साथ यही डिस्कशन होता है कि परिवर्तन करना जरूरी है, नॉलेज लेना जरूरी है, एजुकेशन लेना जरूरी है। और उनके साथ हमेशा कनेक्टिविटी में, जैसे मैं आपके साथ रहता हूँ, तो आपको भी ऐसा 10-20 लोगों का एक कनेक्टिविटी बनाना है। और जब तक आप लोगों के प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, क्योंकि मेरा एक उसूल है, जब मैं हर बंदे को मेरे सामने मतलब बैठता है कोई भी, तो मैं उसकी जिंदगी के 3-4 प्रॉब्लम्स को समझ लेता हूँ। तो पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि हर एक के लाइफ में जो बंदा इस इंडस्ट्री में आता है, तो हर एक नहीं बोलूंगा लेकिन मेजरली अगर ज्यादा से ज्यादा लोग 95% लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कर्जा होता है, वो दिक्कतें होती है। तो मैं एक सिंपली सॉल्यूशन बताता हूँ कि अगर आपके लाइफ के अंदर आप जो जॉब आप कर रहे हो, वो जॉब अपने आपके जिंदगी के प्रॉब्लम को खत्म करेगा, तो डेफिनेटली वो कैलकुलेशन दिखाता है उसको, तो वो समझ में आता है कि यार पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, 15 साल से जॉब कर रहा हूँ, और 15 साल से प्रॉब्लम को भी फेस कर रहा हूँ, तो अभी तक कर्जा खत्म नहीं होता। तो मैं उनको एक ही चीज समझाता हूँ कि अब तक की जिंदगी में जो करते आए हो, अगर वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिला है। और जिंदगी के अंदर कुछ तो बेहतरीन चाहते हो ना, जो किया ना है वो करना पड़ेगा। तो एजुटेक जिंदगी में कभी किया नहीं तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि एजुटेक में 9 लाख आने वाला है, जिंदगी के प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं। वो कैलकुलेशंस में दिखाता हूँ, तो प्रॉब्लम को अगर खत्म करना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रॉब्लम जब खत्म होंगे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होता है, दैट इज कॉल्ड द बेसिक नीड्स। हमारी जिंदगी के बहुत सारी जरूरतें सर, मैं मतलब पिछले 12 साल में 90% के ऊपर लोग देखे हैं कि जिनके बेसिक नीड्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुके हैं। मतलब खुद का छोटा सा घर, खुद का छोटा सा गाड़ी, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, अकाउंट में 5-10-50 लाख, 50 लाख तो वो ड्रीम रहेगा, लेकिन 5-10 लाख रुपए बैंक बैलेंस, दैट इज द बेसिक नीड्स। ये बेसिक नीड्स के ऊपर भी लोगों ने लाइफ में काम नहीं किया है। तो मैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है हमारा, बिजनेस प्लान भी बहुत अच्छा है, लेकिन अदर एक्टिविटी में लोगों के साथ कनेक्ट होता हूँ ये सारी चीजों को लेके, कि आपके जिंदगी के सपने बाद में है, लेकिन पहले हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, उसके बाद बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम सपनों के ऊपर आएंगे। मतलब 50 लाख का मर्सिडीज, BMW, जागवार, 2 करोड़ का बंगलो, 50 लाख का, 1 करोड़ का फार्म हाउस, अकाउंट में 1-2 करोड़ बैलेंस, बच्चा, डॉक्टर, इंजीनियर, वट जो चाहते हो, वो सारे सपने हैं। लेकिन सपने और जरूरतें में लोग क्या करते हैं, खिचड़ी कर डालते हैं। उनको पता ही नहीं कि सपने क्या होते हैं। और मतलब कुछ कुछ लोगों को पूछा कि तुम्हारा जिंदगी का सपना क्या है, तो बोलता है कि अल्टो कार मेरी जिंदगी का सपना है। तो अल्टो कार इज द बेसिक नीड। तो ये सारी चीजों को मैं माइंड से निकलता हूँ, मेरी ट्रेनिंग से, जो बेसिक ट्रेनिंग हम लेते हैं ना, तो लोगों के माइंड को हम ओपन आउट करते हैं और प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन क्या देंगे। तो पहले तो प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एजुटेक है। ये हम बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेशन वाइज लोगों को सामने दिखाते हैं कि 3 साल के अंदर जिंदगी के सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाएगी, और 3 साल के बाद जो बनेगा वो फिर सपने के लिए हम काम करेंगे, और लाइफ टाइम के लिए करेंगे, साथ में रहेंगे। ये विश्वास मैं हमेशा मेरी टीम को देता हूँ, लोगों को देता हूँ, इसलिए वो टीम हमारे साथ अभी खड़ी है। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत कुछ एडवाइस दिया लोगों को, और ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम से कम नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल लायबिलिटी को लोग अपने गलतियों से, मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस से करते हैं। तो सबसे पहला कदम होना चाहिए कि भाई आप फाइनेंशियल लायबिलिटी से बाहर आओ, और उसके बाद में आपका एक जो बेसिक लिविंग कॉस्ट है, जिसमें घर, गाड़ी, आपके अच्छे खाना पीना और ये सब चीज़ों करना जरूरी है। और उसके बाद में कदम से कदम, मतलब मिलके मिलके एक एक स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना चाहिए। सो दैट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, और यही लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि जब उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं उनको विश्वास हो जाता है। मुझे एक चीज बताइए, आपने एजुटेक के बारे में तो बात किया ही, कि क्या आपको इंस्पायर किया। सबको बताइएगा कि एजुटेक लोगों को क्यों करना चाहिए, ये बाकी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उसमें से क्या, कैसी अलग है, क्या इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। तो प्रोडक्ट हो, कंपनी का मैनेजमेंट हो, नीलेश सर का विजन हो, क्या इंस्पायर करता है, और आपकी एडवाइस लोगों के लिए क्या रहेगी, क्यों एजुटेक करना चाहिए। यस सर, मतलब एजुटेक क्यों करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एजुटेक जो दे रहा है वो मार्केट के अंदर कोई नहीं दे रहा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस और डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या अदर कंपनीज में, हमारी कंपनी में। हम प्रोडक्ट बेस में काम डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस में हम सर्विस दे रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छा बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का भवितव्य हम बना रहे हैं। क्योंकि ये भारत की अगर जो पीढ़ी है, मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां है, उसमें और हमारे में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो मार्केट में कोई नहीं देगा। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि हम एजुकेशन इंडस्ट्री में जुड़े हैं, तो यहाँ पे रिसेशन कभी आने वाला
नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन चालू है। जैसे कि आपने बोला कि 1 करोड़ बच्चे, मतलब मैंने कैलकुलेशंस निकाला है ऑनलाइन से कि 2 सेकंड में इंडिया के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है। ये 2 सेकंड में अगर एक होता है तो 1 मिनट में हो गए 30, और 1 मिनट में 30 मतलब 1 घंटे में हो गया 1800, और 1 घंटे में 1800 तो दिन में होता है 44-45 थाउजेंड करीबन। तो इतना बच्चे जन्म ले रहे, तो उनको अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए। तो डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर अदर कंपनीज के साथ अगर कंपेयर करें तो हम कुछ तो अलग दे रहे हैं। बिजनेस प्लान के अंदर अगर देखा जाए तो नीलेश सर ने जिस हिसाब से और आपने बैठ के जो प्लान डिजाइन किया है अभी, उसका बहुत बड़ा लाइफ है, बहुत बड़ा मुझे दिख रहा है। क्योंकि मैं भी 12 साल से अगर इस इंडस्ट्री में हूँ तो कैलकुलेशन मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो जो प्लान के अंदर अभी बहुत अच्छी चीजें दी है, मतलब ग्रुप मैचिंग बोनस रहेगा, स्पॉन्सर इनकम रहेगा, रॉयल्टी रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लास्ट मंथ का रॉयल्टी सर 1,48,000 मुझे आया है, कट रॉयल्टी। तो इतना बड़ा, अगर मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट भी देखा जाए ना तो उसको भी इतना पेमेंट नहीं है, लेकिन रॉयल्टी आ रहा है उतना। और 30,000 पर डे चालू, 9 लाख रुपीज वो आ रहा है। तो करीबन लास्ट मंथ का इनकम है 10,40,000, मतलब 48,000। तो अगर ये मेरे लाइफ के अंदर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कंपनी सबसे अलग है। क्योंकि सेलिंग पॉइंट्स के अगर देखना चाहते हो तो डेफिनेटली हम एजुकेशन में काम करते हैं। और कितना भी, मतलब एक, जैसे कि मेरे घर में अगर एक बाई काम करती है जिसको 2-3 हजार रुपए पेमेंट है, ऐसे 2-4 घर में जाके वो काम करती है, तो उसको भी अच्छा ऐसा ऐसा लगता है कि मेरी लड़की पढ़े, मेरी लड़की कलेक्टर बने, मेरी लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखा जाए तो आम इंसान को, मतलब जो बिलो 10,000, 15,000, 20,000 में काम करते हैं, उनको भी एक्सेप्टेबल है और परवडेबल है। क्योंकि वो 7,999 अमाउंट देके अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर, अच्छा भविष्य देते हैं। और मैं मानता हूँ कि जिसका लड़का 50 लाख के मर्सिडीज में कॉलेज में या स्कूल में जा रहा है, वटेवर स्कूल में जा रहा है, तो उसको भी अच्छा भी लगना चाहिए। क्योंकि वो क्वालिटी भी उसको समझनी चाहिए, मतलब वो मिलनी चाहिए। तो बड़े लोगों की सोच होती है कि मुझे बेस्ट क्वालिटी चाहिए, और छोटे लोगों, मतलब जैसे कि आम इंसान हम होते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि यार कम कॉस्ट में हमको बेस्ट क्वालिटी तो मिलनी ही चाहिए। तो ये सारी चीजों को नीलेश सर ने बहुत ही मतलब अच्छी खूबी से उसको डिजाइन करके बेस्ट रेट अमाउंट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है। तो मेरे ख्याल से कि हम बेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। और नीलेश सर का अगर उम्र देखा जाए तो उनकी 30 ईयर्स ओल्ड, तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिखता है मुझे। और उनकी सोच जो है बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन बहुत इमोशनल भी है, और बहुत, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँ कि बहुत प्रोफेशनल भी है। सारे गुण जो होते हैं ना, वो सारे गुण में जो मुझे नीलेश सर के अंदर दिखते हैं। क्योंकि मैं 11-12 साल से उनसे बड़ा रहूंगा, लेकिन जिस दिन मैं जो एटीट्यूड के साथ 12, मतलब 2.5 महीने पहले, 2.5 साल पहले उनके सामने बैठा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इनकी उम्र छोटी है। मुझे नेटवर्किंग का 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10-11 करोड़ में कमा चुका हूँ, तो मुझे अभी क्या दिखाएंगे? लेकिन जब मैंने उनको सोचा, मतलब सुना, तो 2.5 घंटे के बाद मैं 100% सरेंडर हो गया वो बंदे को। क्योंकि उन्होंने जो मुझे मिशन दिखाया, उनका मिशन बोला, उन्होंने जो विजन दिया मुझे कि क्या कहाँ तक हमें पहुंचना है। तो 4,500 टाइप्स के डिजिटल एजुकेशनल बुक्स अगर लाने का संकल्प है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजनेस पार्टनर्स अगर मेरे साथ अभी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर है या फिर एजुटेक सिस्टम के साथ है, इनका बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है सर। तो वो सारी चीजें मैंने देखी है, इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया है कि एजुटेक इज द बेस्ट। और झंझट नहीं, दिमाग को टेंशन नहीं, रात को नींद जो आएगी वो सुकून के साथ आएगी, कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। क्योंकि मार्केट में लोग बहुत गाजर दिखा रहे हैं कि तुम 2 लाख भरो 4 लाख मिलेगा, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इस लफड़े में, इस झमेले में अपने को जाना ही नहीं है। अगर अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कौन आता है तो 18 साल से लेके 70-80 साल के बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ है। लेकिन मेजरली अगर देखा जाए ना सर, तो मैं जिस एज बार में हूँ, मतलब वो एज बार के ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे यहाँ पे दिखते हैं। ये मेरा कैलकुलेशन है, पिछले 12 साल में मैंने देखा। और वो क्यों आते हैं मालूम है? उसका रीजन मुझे पता है। क्योंकि कुछ तो 10-15 साल का जिंदगी काटा रहता है, और बहुत सारे प्रेशर को झेलते झेलते वो ऐसा सोचता है कि यार कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ तो अलग चाहिए, कुछ तो और चाहिए। और कुछ और पाने के लिए उस इंडस्ट्री में आता है। क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला बंदा होता है, क्योंकि उसके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एजुकेशन की, फैमिली की। और उनके माता पिता का एज बार जो होता है ना, वो 60 क्रॉस हो चुका होता है, 60-70 वट। तो वो सारी बीमारियां आमंत्रित करती है माता पिता को। तो उसके लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन को भी बहुत सारा पैसा जाता है, बच्चों के अच्छे एजुकेशन को पैसा जाता है। तो एजुटेक क्यों करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस एज बार में है,
तो हमें फ्यूचर लाइफ में कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए, कोई भी झमेला नहीं चाहिए, कोई भी प्रेशर नहीं चाहिए, और कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस मुकाम तक 35-40 एज बार में जो लोग हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके कांधे के ऊपर। तो अलग डिसीजन, गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए, इसलिए सही डिसीजन ही जुटेगा। बिल्कुल। सो एक लायबिलिटी फ्री और विदाउट एनी स्पेक्यूलेशंस कि भाई ऊपर नीचे जाएगा वगैरह, सट्टा वट्टा खेलने वाला बिजनेस तो डायरेक्ट सेलिंग है नहीं। यहाँ पे बाकायदा आप जो पैसे दे रहे हैं उसको आपको इनवॉइस के साथ आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है, तो आपको एज ए कस्टमर आपका रोल खत्म। और उसके बाद में बिजनेस करना एक ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी है। और वो बिजनेस में आप महीने का 1,000 रुपया कमाना चाहते हैं, 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, या 10 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, या 20, 30, 40, 50 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, ये आपका चॉइस है। और किस तरीके से आप अपने आप को अपग्रेड रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और रोज मेहनत करेंगे, कमिटमेंट के साथ, इंटेग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, इसके ऊपर है। और इसका निदर्शन आपके सामने है विनायक शिरोली जी। तो उनके माता पिता को, उनके स्पाउस को, उनके बच्चों को जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी हमको थैंक यू बोलना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के लिए और एजुटेक के लिए एक होनहार, प्रोफेशनल, एक डायरेक्ट सेलर उन्होंने दिया हुआ है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ आखिर में कि संगमनेर का लड़का, जो किसान का लड़का पुणे आया, पूना से ऑल ओवर इंडिया घूमने लगा है, इंडिया के बाहर भी गए हैं, तो कितने डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर्स अभी आपने किए? मेरी मत अगर देखा जाए तो सर, इंटरनेशनल टूर मेरे 15 हो चुके हैं, मतलब 15 से ज्यादा रहेंगे। पासपोर्ट पूरा भर चुका है नया पासपोर्ट निकालने को दिया है। तो 15 टूर्स तो मेरे हो चुके हैं अभी तक, मतलब इंटरनेशनल टूर। और डोमेस्टिक टूर अगर देखा जाए, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ऐसा कभी करीबन एक 40-50 टूर्स तो हुए रहेंगे। और उसके बाद मैं अगर कोई टीम को डेवलप करने जाना है तो मैं अभी, जैसे कि मुझे राजस्थान जाना है तो मैं फ्लाइट से जाता हूँ। और मतलब कुछ अलग जिंदगी बन चुकी है, क्योंकि 32 साल पहले का विनायक जिस सोच के साथ पूना में आया था, तो एक किसान का लड़का था। मतलब पापा के साथ खेती भी करता था, हेल्प करता था उनको। लेकिन उसके बाद जो सपने देखे थे, मतलब मैं जब खेत में रहता था तो ऊपर से एक प्लेन जाता था, वो पंछी के माफिक छोटा सा दिखता था। तो भी वो सोच थी, वो सपना था कि कब हम इसको देखेंगे नजदीक से, कब इसमें हम बैठ पाएंगे। तो ये सपनों को लेके हम पूना के अंदर आए थे। और इस इंडस्ट्री को सल्यूट देना चाहूंगा कि ये काम किसान के लड़के को इस अलग लेवल का जिंदगी इस इंडस्ट्री ने दिया है। तो इस इंडस्ट्री को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं कुछ भी चीज इस इंडस्ट्री के बारे में किसी की तरफ से मैं सुन नहीं सकता, और मेरे सामने बोलने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि उस एटीट्यूड के साथ मैं रहता हूँ, क्योंकि उतना प्यार मैं इस इंडस्ट्री को करता हूँ। तो 100% ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, क्योंकि जिंदगी बहुत बेहतरीन इन्होंने बनाई है। क्या बात है। सो बहुत एक आपके आज चेहरे में बहुत अलग तरीके का एक स्माइल दिख रहा है। और आप भी डेफिनेटली इस अनुभव से कि हम लोग आज एक कोई ज्ञान बांटने वाला, ट्रेनिंग करने वाला, मोटिवेशन करने वाला कोई सिलसिला है नहीं। आज हम लोग आज एक पर्सनली एक गपशप कर रहे हैं, जिससे कि जो आपके रियल इंसाइट्स हैं वो लोगों को पता चले, और एक अलग किस्म का, एक अलग वर्जन ऑफ विनायक शिरोले हमारे सामने है। तो जाते जाते बस मैं इतना ही पूछना पूछना चाहता हूँ आपसे। अगले 2 मिनट में हम लोग इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। आपके कोई ऐसे रोल मॉडल हैं कि आपके जिंदगी में किसी को आप फॉलो करते हैं, जिसको आप हीरो मानते हैं? हीरो तो मैं एक ही को मानता हूँ, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके सोच के ऊपर मैं हमेशा चलता हूँ। और मेरे आजू बाजू में वही सोच के साथ मैं जीता हूँ, और मेरे लोगों को भी वही सोच मैं देता हूँ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इज माय मेंटोर, और मैं उनको गुरु मानता हूँ, और उनके बुक्स पढ़ता हूँ। बहुत सारे बुक्स मैंने अभी तक उनके पढ़े, और जितने भी बुक्स पढ़े, जो भी चीजें मैंने उनसे समझी है, सीखी है, और वो इम्प्लीमेंट 100% मैं करता हूँ। तो माय रोल मॉडल इज छत्रपति शिवाजी महाराज। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो जाते जाते आप फाइनल, आपका एक गुरु मंत्र, एक मैसेज जो सक्सेस पाने के लिए लोगों को मदद करे, क्या आप देना चाहते हैं? 100% मैं, मेरा जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो लास्ट एक क्यूट बोलता हूँ मैं, क्योंकि वो वर्ड से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैंने अनिल कपूर साहब का एक फिल्म देखा था, जो सिचुएशन था वहां पे, कि मतलब हालात के गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी ये दुनिया, और उसी हालात को अगर अपना गुलाम बनाओगे तो नवाब बोल के सलाम ठोकेगी दुनिया। ये दुनिया का वसूल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे दोस्तों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी हालात हमारे अभी बने हुए, उसके गुलाम कभी मत बनो, क्योंकि अगर उसके गुलाम बनोगे तो दुनिया लाती मारेगी। अगर नवाब बन के जीना चाहते हो, राजा बन के जीना चाहते हो, तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे फैमिली को साथ में लेके उनको अच्छा एक सपना दिखा के उनका बेस्ट फ्यूचर बनाने के लिए ये इंडस्ट्री आपका वेलकम करती है।
तो आज सर आपने मुझे ये मौका दिया है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और मैं इतने सारे मेरे दोस्तों के साथ रूबरू हो पाया, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। आप यू डिजर्व मोर देन एनीबडी एल्स। और आप को कोई मौका देने का कोई सवाल ही नहीं है। आपने मौका ले लिया है अपने लीडरशिप से, आपके परफॉर्मेंस से। और आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी लोगों को आपकी जिंदगी से बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले, ऐसे कुछ इंसाइट्स मिले, जिससे कि वो भी अपनी जिंदगी में कहीं ये बोल पाए कि भाई मेरे इंस्पिरेशन विनायक सर हैं। हालांकि लोग चार्ट में लिख ही रहे हैं। और आपने लीडरशिप से टीम योद्धा को, पूरे ईसीसी को आपने ऑलरेडी प्रेरित तो किया ही है। तो जाते जाते मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा ही लीडरशिप आप दिखाते रहें। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बिना कमेंट किए आप इसको लीव मत कर लीजिएगा कि आज के वेबिनार में आपने क्या सीखा, ये पॉडकास्ट से आपको क्या मिला। और प्लीज अप्रिशिएट कि विनायक सर ने जो मेहनत किया है, जो लीडरशिप की क्वालिटी दिखा दिया है, इसके बदौलत वो बन गए हैं चैंपियन ऑफ द मंथ। और ये पॉडकास्ट को एंड करने के पहले मैं ये अनाउंस करना चाहता हूं कि कल संडे है, लेकिन एक कल संडे स्पेशल है। जो एजुटेक के जो एक्सेलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी चैंपियन स्टूडेंट्स है, उनका रियल लाइफ के उनके पहले मार्क्स कैसे थे, उन्होंने बाद में जो एजुटेक के क्विजेस को, स्मार्ट बुक्स को, ऑनलाइन क्लासेस को, और जो वीडियो ट्यूटोरियल्स है उसको पढ़ने के बाद में उनके जिंदगी में क्या परिवर्तन आ गया, ये नीलेश सर खुद रहेंगे और आपको डेमो दे देंगे। और ऐसे बच्चे भी रहेंगे जिनको कोई बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने की उनकी उम्र है, 15-16 साल के बच्चे हैं। वो आपसे रूबरू होंगे और बातें करेंगे और उनका अनुभव बता देंगे। तो डू नॉट मिस इट। और अगर आपके टीम से कोई आज या ये वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाया, ऑफ कोर्स आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा यूट्यूब चैनल में, लेकिन कल के वेबिनार के लिए आप लाइव आइएगा। थैंक यू वेरी मच। सो विनायक सर, थैंक यू वेरी मच। चैंपियन ऑफ द मंथ आप यही मंथ के लिए नहीं, आप तो चैंपियन ऑफ द ईयर भी हैं, चैंपियन ऑफ दिस लाइफ भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ऐसे ही टीम योद्धा को आप लीड करते रहिएगा। एजुटेक में आपका जो एक चोटी का जो रैंक आपने अचीव किया है नेशनल डायरेक्टर को, उसको बरकरार रहिएगा और नंबर 1 पोजीशन बनाई रहेगा। आई वुड लाइक टू पर्सनली विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ एजुटेक बिजनेस एकेडमी एंड ऑल्सो on behalf of Edutech Management, NKCL Edutech Private Limited. So thank you so much, Vinayak sir. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो चलिए, ऐसे ही अगले महीने में और एक चैंपियन ऑफ द मंथ से हम लोग मिलेंगे। और आप सभी लोगों ने इस वेबिनार को अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विल सी यू अगेन एट 8 o'clock टुमारो, संडे 1st of June, क्योंकि जून का जुनून हमको साबित करना है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड गुड नाइट।